अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2019 में आपको खुशामदीद कहते हैं, खैर मकदम करते हैं। विलिंग वेज के फोरम से फ्राइडे इवनिंग को प्रोग्राम यू आस्क्ड फॉर इट में आपका खैर मकदम है और उम्मीद करते हैं कि ये साल इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत सी खुशियों का पयामबर होगा। हमारे प्रोग्राम में अक्सर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेके आते हैं। कभी विलिंग वेज रिहैब सेंटर के तवस्सुत से हम एडिक्शन ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सब्सटेंस एब्यूज़ ट्रीटमेंट की बात करते हैं और कभी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। कभी फैमिली के जो अपने रिलेशनशिप्स में ख़राबी पैदा होती है उनको सही करने की बात करते हैं। और ये सब चीज़ें जो है साथ लेकर चलते हैं, इन पर कमेंट करते हैं विलिंग वेज की टीम और उनको लीड करते हैं डॉक्टर सदाकत अली, जो आज भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम टू यू एंड टू ऑल द टीम ऑफ विलिंग वेज। आपको भी नया साल मुबारक हो इजाज़ भाई। थैंक यू सर। सर तारुफ थोड़ा सा हो जाए। डॉक्टर सदाकत अली, जैसे मैंने अर्ज़ किया, हमारे CEO भी हैं और एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट भी हैं। साथ तशरीफ़ रखते हैं नदीम नूर साहब, सीनियर काउंसलर हैं। मिस आमना नवाज़ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आहद हैं, हमारे सपोर्ट स्टाफ में हैं। और इधर हमारे साथ जो हैं अब्दुर्रहमान मानी सदाकत हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और लंदन से फारिग तहसील हो के आए, किंग्स कॉलेज से मास्टर्स किया है एडिक्शन साइकोलॉजी में। इसके अलावा अमेरिका में क्रूशल कॉन्वर्सेशन, क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन और दीगर बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मिस शुमाइला बतूल तशरीफ़ रखती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हमारी। और साथ में न्यू बडिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस्टर आमिर हाशिम हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी सिंगर तशरीफ़ रखती हैं नादिया शेख, आपको खुशामदीद कहते हैं। और उधर हमारे साथ असद असगर साहब हैं कीबोर्ड पर, आपका भी आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सिलसिला ये है कि गो कि नया साल शुरू हो गया और रेजोल्यूशंस, उम्मीदें बहुत वाबस्ता हम अपने आप से भी करते हैं, अहद व पैमान करते हैं नए साल को अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तौर पर आगे बढ़ाने के लिए। मगर ये बात अपनी जगह एक सच है और हकीकत है कि कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर, चाहे अनजाने या जान के कसदन या गैर इरादी तौर पर, कहीं ना कहीं सर उभार लेता है। और हर नया दिन जिसमें अगर कोई अच्छी प्लेजेंट हैपनिंग्स हो रही हो तो उसको तो हम गले लगाने के लिए तैयार होते हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, अनफोर्सीन अनजानी कुव्वतें ऐसी होती हैं कि कोई ऐसा मसला खड़ा कर देती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ रूबरू आ जाती है जिससे हम एकदम जो है हक्का बक्का रह जाते हैं, तज़ब्ज़ब में आ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। और हत्ता के जो अंदर वारदातें कल्ब होती हैं उन प्रॉब्लम्स की वजह से, उनमें सर ना सिर्फ हम खुद मुज़महिल हो जाते हैं बल्कि अपने गिरदो पेश में जो रिश्ते नाते ताल्लुक़ होते हैं उनके साथ भी दू बदू हो जाते हैं और मुश्किल को एक हम दो चंद कर देते हैं। ये जो सूरत हाल है सर, इसके ऊपर हम चाहेंगे कि बातचीत करें। मगर इससे पहले हम ये चाहेंगे, क्योंकि ये गंभीर बात है, तो गंभीर बात को ज़रा लाइटर टोन में शुरू करने के लिए डॉक्टर साहब, वो एक गाना है जो आप भी उसका ज़िक्र करते हैं कि अगर दो फरीक हैं, ये भी नाराज़ हो गया, दूसरा फरीक भी नाराज़ हो गया, दोनों की टिक टिक शुरू हो गई, तो एक तो ये लोग होते हैं जो कहते हैं कि तुम रूठे हम छूटे, हमारी जान छूटी, जान बची सो लाखों पाए। दूसरा ये होता है कि जो आज मिस नादिया शेख और उधर असद असगर म्यूज़िक पे हमें सुनाने वाले हैं, ये एक ओल्ड सॉन्ग है बट इन अ न्यू वे हम इसको ताज़ा कर रहे हैं साल नौ के आगाज़ पे। कि कई मरतबा ये होता है कि अगर तुम भी रूठ जाओगे और तुम भी रूठ जाओगे, दोनों रूठ जाएंगे, तो मनाएगा कौन? मिस नादिया शेख। मैनू की मनाना सिर तू भी रुस चलिया, मैनू समझांदा सी तू आप उठ चलिया। मैनू की मनाना
देखदे तमाशा गल लाओ कौन वे जे आपां दोवें रुस बैठे तां मनाओ कौन वे जे आपां दोवें रुस बैठे तां मनाओ कौन वे हाय मनाओ कौन वे तेरे ना नसीब मैनू जिंदगी दा साथ वे तेरे बिना दिल दिया सदरा उदास वे तेरे ना नसीब मैनू जिंदगी दा साथ वे तेरे बिना दिल दिया सदरा उदास वे मैनू हंजुआं च डुबणो हंजुआं च डुबणो बचाओ कौन वे जे आपां दोवें रुस बैठे तां मनाओ कौन वे जे आपां दोवें रुस बैठे तां मनाओ कौन वे हाय मनाओ कौन वे तेरी झाक विच बुआ टोया कद खोलिया हिकड़ी च होकिया नो तबलिया ढोलिया तेरी झाक विच बुआ टोया कद खोलिया हिकड़ी च होकिया नो तबलिया ढोलिया राह विच पलकां विछाओ कौन वे जे आपां दोवें रुस बैठे तां मनाओ कौन वे जे आपां दोवें रुस बैठे तां मनाओ कौन वे हाय मनाओ कौन वे बहुत ज़बरदस्त मिस नादिया शेख। सर जी ये बताइए कि फरीक जब दोनों रूठ जाएं और मसला जो है वो सुलझाने की बजाय मज़ीद उलझाने में, असल में डॉक्टर साहब कुछ लोगों का ऐसा गुमान होता है कि मसले को सुलझाने के लिए पहले लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई के बाद जो है वो फिर मोहब्बत अब नहीं होगी, कुछ दिन बाद में होगी। ये जो एक 1-to-1 लेवल पे, स्पाउसल लेवल पे मियाँ बीवी के दरमियान कभी ये मसला हो जाता है कि पहले वो गुस्से में आ जाते हैं, लड़ाई करते हैं, फिर सारा रात लड़ाई करने के बाद फिर ख्याल आता है कि भाई अब तो ये गलत हो गया तो कोई गिफ्ट लेके दे दिया जाए। कभी माँ बाप के साथ बच्चे रूठ जाते हैं, कभी बच्चों के साथ माँ बाप जो है वो सख्त रवैया कर लेते हैं। ये सारा सिलसिला जो है, ये गोरख धंधा जो है, कभी गवर्नमेंटल लेवल्स पे नज़र आता है, कभी इंटरनेशनल लेवल्स पे नज़र आता है। ज़रा इसका ओवरव्यू दीजिए कि एक मसला सुलझाने के लिए क्या दूसरा मसला खड़ा करना ज़रूरी है? देखिए, इंसानों के दरमियान जो ताल्लुकात का उतार चढ़ाव है तो ये तो देखने में आता है। बाज़ औक़ात तो कोई वजह ही नहीं होती कि ताल्लुकात ख़राब हों, लेकिन मुसलसल एक दूसरे के साथ रहते रहते जैसे उकता जाते हैं और छोटी छोटी जो कोफ्ते हैं वो इकट्ठी हो के लड़ाई झगड़े तक नौबत पहुंचा देती है। क्योंकि इंसान जिस चीज़ को इवन एंजॉय कर रहा होता है, अगर मुसलसल वो चीज़ भी मिलती रहे तो बोरियत होने लगती है। जैसे रोज़ आप एक ही, अगर फ़र्ज़ करें आपको मटन बहुत पसंद है और आप रोज़ मटन खाना शुरू कर देते हैं तो कुछ दिन के बाद आपको वो बेमज़ा लगना शुरू होगा और आपका दिल चाहेगा कि दाल खाएं। तो इंसानों को भी जो इकट्ठे रहते हैं, कोई रूममेट्स हों या एक फ़ैमिली के अंदर रहने वाले लोग हैं या मियाँ बीवी जो कि रूममेट भी होते हैं, तो बाज़ औक़ात उनके दरमियान महज वक्त गुज़रने के साथ जो डिक्लाइनिंग इफ़ेक्ट होता है,
किसी भी चीज़ का बात, दुनिया में चीज़ें होती हैं इंसानों के साथ होते हैं तो उसमें एक डिक्लाइनिंग इफ़ेक्ट होता है। जैसे अगर आप देखें कि नया नया जोड़ा है, शादी हुई है, तो खाना भी इकट्ठे खा रहे हैं, वो जुड़वा होते हैं, जैसे एक साथ चलते हैं, जहाँ जाना है इकट्ठे जाना है। तो 6 महीने बाद देखें तो वो एक दूसरे में ऐसे ही नुक्ताचीनी करके नक्स निकाल रहे होते हैं। और इस तरह कभी नाराज़गी हो, मियाँ बीवी दूर चले जाएं, तो चंद दिन के अंदर अंदर वो सब भूल भाल जाते हैं जो एक नाराज़गी थी, और वो एक दूसरे की कशिश महसूस करने लगते हैं। और फिर जब वो दोबारा नए सिरे से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे मोहब्बत बढ़े। फिर वो मिलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो डिक्लाइनिंग इफ़ेक्ट होने लगता है। यानी बेहतरीन चीज़ें जो हमें ज़िंदगी में हासिल होती हैं, अगर हम देखें तो उनका एक वक्त के साथ साथ उनकी जो खुशी है या उनकी जो चाहत है, उनकी मोहब्बत है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये नॉर्मलसी, ये बेसिकली तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसानों के दरमियान जब कोई मसाइल पैदा होते हैं तो वो चूँकि बात कर सकते हैं, तो एक तो ये बातचीत का तरीका इंसानों में है, दूसरे जानदारों में नहीं है। और बाज़ औक़ात ये फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान के लिए इस्तेमाल होने लगता है कि बातचीत चूँकि वो कर सकते हैं तो एक दूसरे को वो ऐसी बातें कह सकते हैं जिससे ठीक चोट लगे। और अगर एक कोशिश में दूसरा बंदा ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ तो फिर अगली कोशिश में उसको और ज़्यादा हर्ट करते हैं। जैसे कि फैमिली मेम्बर्स के दरमियान जब झगड़े होते हैं, माँ बाप और औलाद के दरमियान या मियाँ बीवी के दरमियान, तो बाज़ औक़ात मियाँ बीवी सारी रात एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, या दूसरे फैमिली मेम्बर भी काफ़ी देर तक लड़ते रहते हैं। और उनके अंदर मुसलसल एक शदीद तमन्ना होती है कि दूसरी पार्टी कुछ ऐसा करे कि ये जो नाराज़गी है ये ख़त्म हो जाए, ये झगड़ा ख़त्म हो जाए, हालांकि ख़ुद वो बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं। और फैमिली मेम्बर्स के दरमियान जब भी तनाज़ा होता है, अगर वो 2-3 मिनट से ज़्यादा चल गया है तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, जहरीलापन बढ़ जाएगा। और अगर 1-आध घंटा 1.5 घंटा गुजर गया है तो आप समझ लें कि अब इसमें से उस दिन कुछ नहीं निकलेगा। तो बेहतर है कि आप इसमें से एग्ज़िट ले लें और फिर दोबारा अगले दिन कम से कम एक नींद पूरी करने के बाद, या हो सके तो इससे ज़्यादा, फिर आप दोबारा बातचीत का आगाज़ करें। और कोई भी मीटिंग अगर 45 मिनट में मसाइल हल नहीं करती तो समझें कि उस मीटिंग में उस दिन कुछ नहीं हो सकता, अगले दिन होगा। और जब भी इंसानों के दरमियान तनाज़ात होते हैं तो वो एक मीटिंग में हल अमूमन नहीं होते, उसके लिए कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 मीटिंग दरकार होती हैं। और अगर आप ज़हन में रखें कि आपका जो तनाज़ा है वो 5 मीटिंग वाला है या 10 मीटिंग वाला है, तो उस हिसाब से जब आप उसे स्प्लिट करते हैं कि आज इतना काम हो जाए और फिर कल हम इतना कर लेंगे, और फिर वक्फा गुजरेगा तो दूसरे को इनसाइट्स भी आएंगी। और उसमें मकसद किसी को हराना नहीं होना चाहिए, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि आप भी जीतें और वो भी जीतें। सर एक मेरा ख्याल पहले आप मिस शमाइला जी। सर, इसमें जैसे आपने कहा कि हराना मकसद नहीं है, विन विन ही होना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसी कॉन्वर्सेशन में होते हैं जो हीटेड होती है, तो उसमें उस वक्त पता नहीं चलता है कि विन विन से कब आपका मकसद हराना हो जाए, कब आपका मकसद हो जाए कि अगले बंदे को बस नीचा दिखाना है। देखिए, ये इसका ताल्लुक़ हमारी पैराडाइम से है, इसका ताल्लुक़ हमारे बिलीफ से भी है। अगर हमारा ये यकीन है कि दुनिया में कोई चीज़ है जो बहुत थोड़ी सी है और अगर ये दूसरे ने ले ली तो मुझे नहीं मिलेगी, तो ये जो स्केर्सिटी मेंटालिटी है, इससे ये मसाइल जन्म लेते हैं, जिसे हम विन लूज़ के मसाइल कहते हैं या लूज़ विन के मसाइल कहते हैं। ये जन्म लेते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर हम यूँ सोचें कि दुनिया में हर चीज़ अबंडेंट है, ढेर सारी है वो चीज़, तो इस ख्याल से हमें तसल्ली रहती है। अब अगर कभी आप देखें कि शादियों ब्याहों पे जब खाने का हुक्म होता है कि खाना खा ले, तो लोग किस तरह अटैक करते हैं। और ये एक माजी बईद का जो एक मैसेज है, क्योंकि पहले किसी ज़माने में जब खुराक कम होती थी तो शादियों ब्याहों पे जो लोग पहले खाना नहीं खाते थे फिर उनको कोई नहीं मिलता था। जबकि आजकल जब मैदान जंग आप देखते हैं, खाने के बाद आप देखते हैं, तो फिर भी बेपनाह खाना जो ज़ाया वहाँ पड़ा होता है। और कभी आजकल ऐसा नहीं होता कैटरिंग सर्विसेज की वजह से कि जो इंसान है वो कोई भूखा घर चला जाए। अच्छा, कुछ चीज़ें हम
ऐसे कंटिन्यूटी में कर रहे होते हैं, जैसे माजी की कंटिन्यूटी में, जैसे कि हिस्ट्री में चूँकि स्केर्सिटी थी, हर चीज़ की कमी थी, कहती थे, और दुनिया में कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होती थी। जो आप माजी में पीछे चलते चले जाते हैं तो आपको खाने पीने की चीज़ों से लेकर रहन सहन तक, और कोई भी चीज़ दुनिया में जब आई तो पहले वो कमी थी, फिर बाद में वो अबंडेंट हो गई। तो हम माजी के अंदर भी कैद रहते हैं, क्योंकि हमारा एक रिश्ता माजी से भी होता है, अपने बाप दादा और अबा अजदाद की वजह से और लिखी हुई तहरीरों की वजह से हमारा माजी बईस से भी बहुत गहरा रिश्ता होता है। और ये जो स्केर्सिटी मेंटालिटी है कि हर चीज़ थोड़ी है, अगर मुझे ना मिली तो दूसरे ले जाएंगे, ये इससे सारे मसाइल जन्म लेते हैं। हालांकि फैमिली मेम्बर्स में आम तौर पर जब कोई मुज़ाकरात होते हैं तो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की बैक वक्त इकट्ठे ही नीड्स पूरी कर सकते हैं। जैसे अमूमन बच्चों की नीड्स होती हैं कि उनको फाइनेंशियल मदद चाहिए होती है माँ बाप से, उनको रुपए पैसे के हवाले से, ताकि वो अच्छे कपड़े पहन सकें, वो तालीम हासिल कर सकें, वो अच्छी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकें। जबकि वालिदैन को वापसी में उनसे ये चीज़ें नहीं चाहिए होती। वालिदैन को वापसी में फ़ख्र चाहिए कि हमारे बच्चे जो है एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि हमें उन पे फ़ख्र हो, हमें इत्मीनान हो, हमें ये ख़्याल हो कि हमारे बच्चे महफूज हैं। और अगर औलाद इन चीज़ों का ख्याल रखे तो बहुत आसानी से वालिदैन और औलाद के दरमियान एक विन विन का एक एटीट्यूड पैदा हो सकता है। इसी तरह मियाँ बीवी के हवाले से भी सेम चीज़ है कि मियाँ ने रुपया पैसा खर्च करना होता है और खामद को थोड़ा सा फ़ख्र चाहिए, वो पोजीशन चाहिए अपनी बीवी के दिल में, जिसके लिए उसने ब्याह किया था किसी खातून से कि वो उनकी चाहत में मुब्तला है। खामद को हर रोज़ ये एश्योरेंस चाहिए कि उसकी बीवी उसके अख्तियार में है, उसकी बीवी उसका कहा मानेगी। और जो ज़्यादा कोई बीवी अपने खामद का कहा मानती है तो ये प्यास खामद की कम होती चली जाती है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको इससे ज़्यादा चैन आता है, बनिस्बत जब आपको शक होता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते तो फिर आप उस काम के करने के लिए बाज़ औक़ात तुल जाते हैं, जिससे कि तनाज़ा पैदा होता है। लेकिन अगर आप सदियों पुराने ज़माने में चले जाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि चूँकि हर चीज़ कम होती थी तो इस हवाले से फ़साद पैदा करके फ़ैसला किया जाता था कि वो चीज़ कौन हासिल करेगा। सर, दो बातें जहन में आ रही हैं, अगर ब्रेक से पहले करने पर तसलसल टूट जाता है। तो एक तो आपने बात की फ़साद करना नहीं चाहिए, मगर कुछ लोगों का पैराडाइम ही ये होता है कि फ़साद फ़ी सबीलिल्लाह, यानी फ़साद जब तक वो मचा न लें उनको कोई ज़हनी तस्कीन सुकून मिलता नहीं। पर वो फ़साद फ़ी सबीलिल्लाह तो एक अलग चीज़ है ना। असल इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि फ़साद बराए सोल्यूशन, यानी कोई मसला हल करने के लिए, अपने किसी गेन के लिए, अपने किसी मुफाद के लिए, अपनी बात बनवाने के लिए कोई फ़साद पैदा करना, यानी मसला हल करने के लिए कोई मसला पैदा करना। और ये अज़ल से इंसान ऐसा करता आया है और मसला पैदा करने से मसले हल भी होते रहे हैं। ये वो बात ये सर कि जिस तरह रोड पे हम कोई जा रहे हैं, अब रोड जो है बड़ी स्मूथ है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, तो ध्यान रोड की तरफ कोई नहीं है, ना कोई बम्प वो आया स्पीड ब्रेकर ना कुछ। मगर ड्राइव करते करते अगर एकदम बम्पी रोड आ गई है तो अब बाकी चीज़ों से ध्यान हट जाएगा और ध्यान इस चीज़ पे आ जाएगा कि ये रोड जो बम्पी हो गई, इससे मेरी गाड़ी या मुझे तो कोई ख़तरा नहीं है। तो कुछ लोगों का पैराडाइम ये होता है कि बच्चे, रफड़ी बच्चे जिनको कहते हैं, वो बच्चे जो टीटने पटते हैं, वो ख़वातीन जो समझती हैं कि मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा हस्बैंड, तो कोई ऐसा मसला दरपेश कर दिया जाए, कोई ऐसी एम्प्लॉई जो है वो ऐसा कोई काम कर दे कि सारी तवज्जो उस पर आ जाए, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये है वो इवन एक सेल्समैन था जो शीशे बेचता था और वो तवज्जो हासिल करने के लिए किसी के दफ्तर में वो जाता था और शीशा टेबल पे रख के एक हथौड़ी से ज़ोर से शीशे पे चोट लगाता था, और वो अनब्रेकेबल ग्लास चुके बेचता था। तो वो उसको कोई बात किए बगैर ऑर्डर्स मिल जाते थे, क्योंकि एक तो उसको तवज्जो मिल जाती थी कि हथौड़ा शीशे पे पड़ा है और शीशे को कुछ भी नहीं हुआ, और दूसरी बात है कि उसने सबूत दे दिया कि ये पक्का शीशा है, अनब्रेकेबल शीशा है, हार्डन्ड।
तो बाज़-औक़ात तवज्जो हासिल करने से, जैसे गली में अगर आइसक्रीम वाला आता है तो उसने एक म्यूज़िक रखा होता है जो खालिस सरदर्द का म्यूज़िक है, बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए सरदर्द का म्यूज़िक है। तो वो उससे तवज्जो आती है कि ये म्यूज़िक के साथ वो आइसक्रीम का जो पिछली मेमोरी है, पिछली दफ़ा जो खाई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में माजी से चलती आ रही हैं, लेकिन मसले को हल करने के लिए, मसला पैदा करना, मुल्कों के लिए साथ ऐसा करते रहे हैं, जंगें भी इसीलिए होती रहीं। हत्ता कि बहुत सारे बड़े बड़े लीडर भूख हड़ताल करते थे, यानी मसला पैदा करके कोई मसला हल करना है। घरों में भी लोग ऐसे थ्रेट्स देते हैं कि वो भूख हड़ताल कर देंगे या अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे या अपना कोई नुकसान कर लेंगे या घर से कहीं चले जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और मुशाहिदा बताता है कि ऐसी चीज़ों से अक्सर औक़ात उन लोगों का मसला हल हो भी जाता है। लेकिन क्या ये ठीक तरीका है? असल बात यह है कि आज अगर इस तरीके से मसला हल होगा तो कल क्या होगा? क्या आज जो बंदा इस तरीके से मसला हल करवाएगा यानी जीतेगा, और जो बंदा मसला हल करेगा यानी कि हारेगा, तो आपको पता है हारने वाला जो है वो बड़ा उसका रंज होता है बड़ा। अब मुझे बताइए कि घर में अगर बच्चे लूडो भी खेल रहे हैं और एक बच्चा लूडो की बाजी जीत के कहते हैं मैं चलता हूँ, तो दूसरे क्या करते हैं? नेक्स्ट हो जाए, अगली बाजी ठीक। तो कैरम बोर्ड खेलते हुए, टेबल टेनिस खेलते हुए, हत्ता कि जो सचमुच लोग जुआ खेलते हैं, कैसे एजाज भाई वो क्या बता रहे थे आप? हाँ जी, तो जो जुआ खेलते हैं, तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई जीत के कहता है जी मैं चलता हूँ, तो फिर लोग उसके साथ सर फाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तुम जा नहीं सकते, क्योंकि जो लूज़ विन होता है या जो विन लूज़ होता है जिसमें एक पार्टी मुतमिन और दूसरी पार्टी गैर मुतमिन होती है, तो इससे कोई अच्छे ताल्लुकात जन्म नहीं लेते। और फैमिली मेम्बर्स में ताल्लुकात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बाज़ार में जहाँ आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं और कोई बेच रहा है और उसमें थोड़ा बहुत विन लूज़ हो भी जाए, तो फिर आपने कौन सा दोबारा कोई ज़रूरी उससे मिलना होता है। और आप देखते हैं सड़कों पे सौदेबाजी होते हैं। इजाज़त, कभी सड़कों पे कालीन आपने देखा माल रोड पे जो बिकता है, तो कैसे सौदेबाजी होती है? हमने सोचा सर ये कालीन जो है आपको हम 1 लाख रुपए का देगा। नहीं, मैंने कालीन नहीं लेना भाई, ये बहुत महंगा है खान, ये ठीक नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा पैसे। वो चलो फिर बाजी आपके लिए 50,000 रुपये। 50,000 एकदम ही, ये तुमने जो है ये 10,000 का भी नहीं है कालीन। बाजी बात तो सुनो, इधर अभी नहीं जाने का, ये हम आपके लिए, रुक जाओ 1 मिनट रुको बाजी, ये आपके लिए वो ऐसा है कि क्योंकि भाई भी हमारा साथ है, भाईजान कोई भी कालीन पसंद आए आपके लिए, चलो हम 15,000 का करते हैं। अच्छा चलो नहीं ले रहा है तो ऐसा करो 8,000 तो दो ना यार, के ख़त्म करो अभी ऐसा नहीं, बस 2,000 में होगा। तो इस तरह से फिर वो डील हो जाती है। अच्छा, लेकिन वो तो शायद तयशुदा ही डील ऐसी होती है, लेकिन घरों में जब हम अपने प्यारों से डील कर रहे होते हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये जो विन लूज़ या लूज़ विन है, क्या इससे आगे अच्छे ताल्लुकात बनेंगे? मैंने तो सर हमेशा देखा है कि लूज़ जब भी हो, चाहे वो मोशन हो या डील हो, ये अच्छे नहीं होते। एक छोटी सी ब्रेक के बाद पलट के आते हैं। जहाँ जिस घर में कोई बेटा या बेटी नशे की बीमारी में मुब्तला होता है, तो उस घर में तो क़यामत बीत जाती है। बच्चों में ये बीमारी बहुत कम है जो स्कूल गोइंग हैं, लेकिन जो कॉलेज गोइंग है फिर उसमें कुछ तादाद बढ़ती है, फिर यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा तादाद बढ़ती है। जो लोग फारिग तहसील होते हैं, रोज़गारों पे जाते हैं, तो उनमें तादाद फिर बढ़ती रहती है। जो बुनियादें हैं बच्चे की अगर मजबूत हों, तो आगे जाके वो जिस कदर भी तालीम हासिल करे या जिस कदर भी ज़्यादा वो तरक्की करे, उसे नशे की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियतें पहले से उजागर हो चुकी होंगी जिन्हें हम एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। अगर कोई किसी सरबराही के मनसब पे है या कोई ज़िम्मेदारी उठाए हुए है और उसे स्ट्रेस मैनेज नहीं करनी आती, तो फिर वो नशे की तरफ रुझान हो सकता है। इसके अलावा इम्पल्सिविटी, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है कि आप पहले तोलें और फिर बोलें, फिर काम को शुरू करना, जिसे हम टास्क इनिशिएशन कहते हैं।
फिर अटेंशन दे सकना क्लास में या ज़िंदगी में किसी से बात करते हुए तवज्जो से उसकी बात को सुनना, ये जिसे सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है। और अपने बिहेवियर्स को बिल्कुल ऐसे देख सकना जैसे कि हम दूसरों के बिहेवियर्स को देखते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है और इन सबको हम टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। शराब का मामला जो है 10,000 साल से इस दुनिया के लिए आहिस्ता आहिस्ता अजाब बनता जा रहा है। ये बड़ा अजीब मामला है कि जब भी किसी का रोमांस ख़त्म होता है यानी ब्रेकअप होता है, नशे या शराब उसका एक फितरी नेमुल बदल बन जाता है। आज जिस कदर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा में नशे का इस्तेमाल देखने में आता है और ख़ास तौर पर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क है। मेरे पास रोज़ाना ऑन एवरेज कोई 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि नई फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रब्ता करते हैं। चूँकि ये चीज़ अब आम होती जा रही है तो हमें इसमें से शेम को निकालना पड़ेगा। जो इब्तदाई कंसल्टेशन है वो अब स्काइप पे हो सकती है। सो पहली बात तो ये है कि नशे की बीमारी में ख़ुद तो मरीज़ को कभी तकलीफ़ ना दें, कोई ताने ना दें, कोई मार पिटाई ना करें, ये बहुत बुरी बात है। नशे की बीमारी एक ब्रेन डिसऑर्डर है, तो जब मैदे में तकलीफ़ होती है तो दिमाग फैसला करता है कि डॉक्टर पे जाओ। जब बीमारी का गढ़ जो है वो दिमाग में हो तो दिमाग फिर ये फैसला भी नहीं कर पाता कि इसके इलाज के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इलाज का फ़ैसला इर्द गिर्द के लोगों से उभरेगा जो दर्द दिल रखते हैं। वो पहले जाएंगे किसी काउंसलर के पास और मौजू होगा गुफ्तगू का कि उस मरीज़ का इलाज कैसे किया जाए जो इलाज पे रज़ामंद नहीं है। अगर आप किसी बंदे के बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हैं और उसकी इजाज़त के बग़ैर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ये सही है और इसकी कानून जो है ताज़ीरात पाकिस्तान जो है वो इजाज़त देता है। हमने ये बाकायदा ये हाई कोर्ट से ये डिसीजन लिया 2000 में, जिसमें जस्टिस मोहम्मद नसीम साहब थे और जज साहब ने यह भी लिखा कि किसी भी नशे के मरीज़ का इलाज जो है उसकी मर्ज़ी के बगैर करना ये हद से बेजा की डेफिनेशन में नहीं आता। कि हम अदालत में किसी के जाने से पहले हम खुद ही चले जाते हैं। विलिंग वेस पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर पंजाब में वाहिद इदारा था जिसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने बाकायदा एक्सोनरेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड विच वी आर मेंटेनिंग। एक बहुत लंबा अरसा माँ बाप जो हैं वो इस उम्मीद में ज़ाया कर देते हैं कि अच्छा ये खुद ही छोड़ देगा या इसकी मर्ज़ी नहीं होगी जब तक, तो ये इससे हम कैसे छुड़वा लेंगे। जी, जो आपने यूनिवर्सिटियों की बात की तो नेचुरली दुनिया भर में ये एक मसला दरपेश है और इसमें खाली स्टूडेंट्स का मामला नहीं है जब तक कि उन्हें टीचर्स की ब्लेसिंग हासिल ना हो। जो अमली मुजाहरा है इंतज़ामी सलाहियतों का या मूड मैनेजमेंट के जो मामलात हैं या जो दुनियादारी के जो मामलात हैं, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। नशे के मरीज़ के साथ 5-7 साल रहते हुए उसकी बीमारी का साया फैमिली पर भी पड़ जाता है। जी, मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि वैसे तो हम सब में ही इस्लाह की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हमें किसी डिसीज़ का सामना होता है तो ये ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। हम ज़िंदगी में मदद हासिल कर सकते हैं जो कि कमज़ोरी की नहीं ताकत की निशानी है, और मदद की राह इस तरह हमवार होती है जब हम ये फ़िक्र करना छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक जो मैं ये भी टिप देना चाहूँगा कि ये जो मुक़द्दस मंसूबा है अपने किसी फैमिली मेम्बर को नशे से निजात दिलाने का, अगर आप पुरजोश तरीके से इस मंसूबे में हिस्सा लें और इसको एंजॉय करना शुरू कर दें तो ये एंजॉयमेंट आपको थकने नहीं देगी और आखिरकार आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। जी नाजरीन, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स एराइज़ होते हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स कैसे एराइज़ होते हैं जेन्युइनली और फिर उनको बढ़ाया कैसे जाता है। मेरे पास जो एक बच्चा काम करता है वो रनर है, चीज़ें लेके आ जाता है, तो आई यूजुअली ऑन माई मोबाइल फ़ोन व्हाट्सएप पे या SMS के ज़रिए मैं कहता हूँ आज फ़लाँ चीज़ें ले आ। पिछले दिनों वो आया मेरे पास कि जी मैंने जो मोबाइल ख़रीदा था जो मेरे पास था वो पुलिस का फ़ोन आ गया मुझे
कि मैंने तो बड़ा सस्ता करके ख़रीद लिया था, मुझे बड़ी डील मिल रही थी, तो फ़ोन आ गया कि ये तो चोरी का फ़ोन है, तो थाने आओ और आके ये जमा करो और पता कर बताओ कि तुमने ये फ़ोन कहाँ से चुराया था, हमें रिपोर्ट मिली है। ही वॉज परप्लेक्स्ड, ही वॉज वेरी डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि मैं क्या उनको बताऊँ। मैंने कहा भाई जाओ, कहता अब मेरा मोबाइल है, मैंने तो बड़ी मुश्किल से ख़रीदा था। मैंने कहा भाई अब ख़रीद लिया था ना, अब जाके जो हक सच है वो जाके बताओ और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फेस करो। ये तो था उसका मामला। मैं जो उसके साथ बातचीत करता था वो ख़त्म हो गई, उसने आना भी बंद कर दिया। यानी प्रॉब्लम ये हुआ कि उसका मोबाइल चोरी का निकल आया और मेरे साथ उसका राब्ता टूट गया। तो मैं अब 5 दिन जब वो नहीं आया तो जो उसके हिस्से का काम था उसकी प्रॉब्लम मुझे आ गई। मैंने किसी तरह से उसको पैगाम भिजवाया, वो मेरे पास आया, तो मैंने कहा यार क्या हुआ? कहते हैं डॉक्टर साहब तो अनु तो पता है मेरा कितना मसला बना है, मैं स्ट्रेस में हूँ। मैंने कहा यार मुझे फ़ोन कर देते। कहते नहीं स्ट्रेस में कुछ सूझता ही नहीं है, मैं कैसे बात करूँ? डॉक्टर साहब मैं अर्जी आपके सामने करना चाहता हूँ कि एक मसला वो जो आपको पेश आया, एक उसके सिलसिले में आपने सिलसिलावार मसला खुद अपने लिए पैदा कर दिया। दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी ह्यूमंस फेस इन डिफरेंट इंटरेक्शंस एंड रिलेशंस। योर टेक सर। अच्छा, बात यह है कि चूँकि हमारे जहन के किसी कोने में ये पक्का बैठा हुआ है कि जब हम किसी मसले के हल के लिए मसला पैदा करेंगे तो वो मसला हल हो जाएगा। जैसे लोग सड़कों पे धरना देते हैं तो मसला हल हो जाता है, बच्चे भूख हड़ताल करते हैं तो उनका मसला हल हो जाता है। इस तरह कोई घर से जाने की बात करता है, बेगम मैके चली जाती है, बेगम मैके जाने की बात करती है तो इससे भी उसकी मुराद मसला हल करना होता है। और बाज़ औक़ात इस तरह मसला हल होता है अगरचे इसके नताइज आगे कोई बहुत अच्छे नहीं निकलते। अच्छा, ये माजी में भी होता रहा, लोग जंगें इसीलिए करते थे, हालांकि बातचीत कर सकते थे लेकिन वो जंग करके एक मसला पैदा करके दूसरे को घुटने टेकने पे मजबूर कर देते थे। तो इंसान बहुत ही, चूँकि एक दिलचस्प और बड़ा ज़बरदस्त ब्रेन है इंसानों का, तो सॉल्यूशंस निकालना उसके लिए बहुत अहम है। और सॉल्यूशन बराह रास्त भी निकाले जा सकते हैं, यानी मसला पैदा किए बगैर सॉल्यूशंस निकाले जाएं। जैसे इजादात करते हैं लोग तो ये सॉल्यूशंस होते हैं, और ये मसला पैदा किए बगैर जो ज़हीन लोग होते हैं वो सॉल्यूशंस निकालते हैं, जिससे कि ना सिर्फ वो खुद बल्कि आने वाली नस्लें भी उससे फ़ायदा उठाती रहती हैं। फिर कुछ लोग मसला पसमानदा तरीके से हल करते हैं कि जिससे मसला हल करवाना है उसके लिए कोई मसला पैदा कर देते हैं। जैसे पुराने ज़माने में ये सुनने में आता था कि जो शहज़ादियाँ होती थी उन्होंने जब अपने वालिद से यानी बादशाह सलामत से कोई बात मनवानी होती थी तो वो अटवांटी खटवांटी पे पड़ जाती थी। क्या सर अटवांटी खटवांटी, ये क्या चीज़? वो एक टर्म थी, ये कहानियों में आपने शायद कभी पढ़ी हो कि वो टूटी फूटी चारपाई पे लेट जाती थी और मुंह बसोर लेना। जैसे अभी भी बच्चे घरों में शेप बढ़ा लेंगे और खाना नहीं खाएंगे एक आध दिन, चेहरे पे तासरात ऐसे ले आएंगे, कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे और किसी की आहट हो आने की तो और ज़्यादा मूड ख़राब कर लेंगे, और 2-2, 3-3, 4-4 दिन अपने आप को कमरे में बंद रख के तो ऐसे मसाइल पैदा करना जिससे कि बेचैनी पैदा हो वालिदैन में और वो बात मानने पे मजबूर हो। सर ये तो हमारे एडिक्शन के पेशेंट्स भी इस तरह की करते हैं, वो सेल्फ हार्म और इस तरह के थ्रेट्स, और जिन्हें हम कहते हैं वीटो थ्रेट्स और कीटो थ्रेट्स। यानी वीटो थ्रेट्स ये है कि अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने की बात करके बेचैनी पैदा करना प्यार करने वाले में, और कीटो थ्रेट्स ये है कि फिर वो एग्रेसिव बिहेवियर, गुस्सा दिखाना, चीज़ों के तोड़ फोड़ करने की बात करना या कोई नुकसान पहुँचाना, तक कहना मैं गाड़ी पे स्क्रैच डाल दूँगा। सर इससे ये जो आपने बताया कि अक्सर जब वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं या इस तरह का कोई मामला कर लेते हैं, तो इससे उनके जो एक तो प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम वो मनवाना चाह रहे हैं बात को, वो तो जो एक प्रॉब्लम एक साइड पे, लेकिन इसकी वजह से जो घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उनका स्कूल का अगर मसला जाना है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, उनका किसी से मिलना जुलना या लेन देन है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम से वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को स्टार्ट नहीं कर देते इस वजह से। देखिए, बुनियादी असूल तो यह है कि अगर एक प्रॉब्लम है तो उस वक्त तक आप एक और प्रॉब्लम पैदा ना करें जब तक कि पहला प्रॉब्लम हल नहीं हो जाता, क्योंकि इंसान का जो ब्रेन जैसे कि बड़ी ज़बरदस्त मशीन है और प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका खासा है, तो इंसान का जो दिमाग है वो एक प्रॉब्लम को
बहुत बेहतरीन तरीके से हल कर सकता है। और अगर 2 प्रॉब्लम हो तो मेयार जो है प्रॉब्लम हल करने का वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और अगर 4-5 प्रॉब्लम पे आप फोकस कर रहे हैं तो आप समझें कि आप प्रॉब्लम हल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी तवज्जो बटी हुई है 4-5 प्रॉब्लम में। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा कि एक प्रॉब्लम हो तो एक और प्रॉब्लम हम पैदा ना करें। लेकिन होता यह है कि अगर कोई बंदा ये सोचता है कि वो प्रॉब्लम पैदा करेगा तो प्रॉब्लम हल होगा, तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 बन जाता है और वो जो असल प्रॉब्लम था वो नंबर 2 हो जाता है। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक और नया प्रॉब्लम पैदा करते हैं तो आपका जहन इस पे भरपूर तवज्जो देने लगता है और इसको मौसर बनाने के लिए वो अपनी सारी सलाहियतें इस पे खर्च कर देता है। और इससे अगर मसला हल हो जाता है तो एक रिवॉर्ड भी मिल गया कि मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया। जैसे आप जानते हैं कि लाहौर में पिछले दिनों ये रवाज ही पड़ गया था कि किसी ने कोई भी मसला पैदा करना है तो वो सड़क पे आके धरना देगा। हत्ता कि किसान आगे उन्होंने सड़क पे आके धरना दिया और साथ आलू की बोरियां खोल के सारे आलू सड़क पे फैला दिए। सो इस तरह के बहुत सारे काम उन्होंने किए तो उनके मसले हल हो गए। इससे और लोगों को सीखने का मौका मिला कि अगर हम अपना कोई मसला हल करना चाहते हैं तो माल रोड आके बंद कर दें। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखा कि इनफ इज़ इनफ और उन्होंने इस मसले को हल करना ज़रूरी समझा और एक धरने को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो उस दिन के बाद कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं इख्तियार कर रहा। लेकिन जब हम ऐसे तरीक़ों से यानी मसला पैदा करके अपने माँ बाप के लिए या दूसरे लोगों के लिए या बॉस के लिए कोई अपना मसला हल करते हैं और कामयाबी से हल कर लेते हैं और वो चीज़ जो हासिल करनी है वो हम हासिल कर लेते हैं, तो हमें तो शायद उस वक्त कोई अच्छा ही लगता होगा। लेकिन जो दूसरे एंड पे लोग होते हैं उनके दिल में बहुत रंजिश जो है वो घर कर लेती है और फिर वक्त आने पे जो है जब उनका मौका आता है कोई इसी तरीके से मसला पैदा करके मसला हल करने का, तो फिर वो यही हरबा इस्तेमाल करते हैं और दोनों पार्टियों के जो ताल्लुकात हैं वो इस तरह जो है ख़राब से ख़राब तर हुए जाते हैं। अगर आप इस मसले को समझना चाहते हैं तो वो इस तरह आप समझ सकते हैं कि आप लिबर्टी मार्केट में चहलकदमी कर रहे हैं और एक बंदा आके तो आपको गन शो कराता है और कहता है कि जी अपना मोबाइल और अपना पर्स मुझे पकड़ा दीजिए। तो ये धमकी जो है बड़ी कारगर होगी, क्योंकि इस तरह का तरीक़ेकार जो घरों के अंदर कभी कभी हम आजमाते हैं और वो कामयाब हो जाता है, तो इस तरह का तरीक़ेकार बाहर बहुत कामयाब होता है अजनबियों के साथ। जहाँ हमें दीद लिहाज नहीं होता तो ये बहुत कामयाब होता है और कोई बंदा आपको गन दिखा के आपसे मोबाइल और पर्स छीन लेता है। आप चाहे कितने भी साहिब हैसियत हों तो उसके बाद तकरीबन 40 दिन आप पहले जैसे इंसान नहीं रहते। आप गमज़दा और ग्रीफ में होते हैं और आपको उस गम से निकलने के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है। उसकी वजह ये नहीं होती कि आपके पर्स में पैसे बहुत ज़्यादा थे या आपका मोबाइल बड़ा कीमती था। उसकी वजह ये होती है कि जब कोई भी इस तरह की धौंस धांधली करता है तो आपका दिल छलनी हो जाता है और सेफ्टी मुतासिर हो जाती है। और फैमिली मेम्बर्स के अंदर चूँकि आप ऐसी तवक्को नहीं रखते, आप बातचीत के ज़रिए मसले हल कर सकते हैं, लेकिन कहीं वो बंदा सोचता है कि बातचीत कोई नहीं सुनता। ये जो एक बात है कि बातचीत को कौन सा बातचीत से पहले मानी से पूछते हैं। मानी चूँकि क्रूशल कन्वर्सेशन एक्सपर्ट हैं और बहुत प्रोग्राम करते रहे हैं इस हवाले से, क्रूशल कन्फ्रंटेशन, क्रूशल कन्वर्सेशंस। मानी आपको लगता है कि बातचीत कहीं आके बिल्कुल ड्राई हो जाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता और माँ सुबह घूरने के, शोर करने के, धमकियाँ देने के और कोई तरीका बाकी नहीं बचता। असल में इस चीज़ का एक थोड़ा सा दूसरा पहलू भी है जिस पे मैं थोड़ा सा रोशनी डालूँ कि ये हैबिट भी इसलिए डेवलप होती जा रही है लोगों की कि मसले को हल करने के लिए मसला क्रिएट करें, क्योंकि जब तक वो कोई मसला क्रिएट नहीं करते तो दूसरी पार्टी उनको सीरियसली भी नहीं लेती एट टाइम्स। सो ये जो विन विन की अप्रोच है ये रिलेटिवली एक नई अप्रोच है कंपेयर टू द पास्ट, जहाँ पे आप अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करें तो उसमें कोई भी मसला सॉल्व करने के लिए वो एक बड़ा मसला क्रिएट करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग अगर इसको अडॉप्ट कर लें कि कन्वर्सेशन से किसी भी तरह से कोई भी मसला हल किया जा सकता है और
दूसरों को भी इतना पुश नहीं करने देना चाहिए, इस हद तक हमें इग्नोर या अवॉइड नहीं करना चाहिए कि वो कोई मसला ही क्रिएट करें तो हम उनको इम्पोर्टेंस दें और उनकी बातचीत सुने, उससे पहले ही उनको कॉन्वर्सेशन के टेबल पे ले आना चाहिए। इसमें नौबत यहाँ आमतौर पर इसलिए पहुँचती है कि हम दो चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। अगर हम दो चीज़ों पर तवज्जो दें तो बातचीत से नताइज निकलना शुरू हो जाए, बातचीत समर आवर होना शुरू हो जाए। उनमें से एक चीज़ है हिम्मत करके बात करना, यानी हम बात करने में देर कर देते हैं और उससे हमारे अंदर एक रंज सा भरना शुरू होता है और फिर हम सीधा बातचीत की बजाय धमकी पे चले जाते हैं। तो हिम्मत यानी इमोशनल करेज जिसको कहते हैं वो हमारे अंदर कम होती है। हमें चूँकि ऑलरेडी कुछ जज्बाती मसाइल का सामना होता है, हमारा मूड ख़राब होता है, तो हम इस कदर थके होते हैं जज्बाती तौर पर कि हम और मूड ख़राब होने को दावत नहीं दे सकते। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा, यानी हम उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि अगर मैंने अपने वालिद से या बीवी से या खामद से बात की तो मेरा मूड पहले ही शिकस्ता है और मैं बातचीत करके तो दूसरे के को दावत दूँ कि वो मुझे कुछ उल्टी सीधी बात करे तो मेरा मूड शायद टूट फूट जाए, बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाए मेरा मूड, तो इससे फिर हिम्मत नहीं बनती। सो अगर हम जज्बाती तौर पर इतने मतवाज़न अपने आप को रखें, जो कि एक जिस्मानी पहलू है, हमारे जज्बात का जो पहलू है ये जिस्मानी पहलू है, अगर हम जिस्मानी सेहत पे तवज्जो दें तो फिर हमारे जज्बात ज़्यादा जो है सॉलिड होंगे और मतवाज़न होंगे और हम जज्बाती लिहाज से बैंकरप्ट नहीं होंगे। हमारे जज्बाती बैंक अकाउंट में ठीक ठाक सरमाया होगा और हम फिर हिम्मत करके बात करेंगे कि अगर दूसरे ने कुछ उल्टी सीधी बात कर दी तो कोई नहीं, हमारे बैंक अकाउंट में से कुछ तवाज़न निकल जाएगा लेकिन हम फिर भी ठीक ठाक रहेंगे, यानी अगर सेल्फ़ इस्टीम हमारी अच्छी हो। दूसरी चीज़ जो कारआमद है जिसको हम भूल जाते हैं वो एहसास है, यानी हिम्मत होना बात करने का एक बात है, फिर कंसिडरेशन या एहसास और बात है कि हम अपने बारे में सोचते सोचते दूसरे के बारे में भी सोचें कि मुझे इससे ये फ़ायदा या नुकसान होगा तो दूसरे की सूरत हाल क्या बनेगी, अगर मुझे कुछ हासिल होगा तो दूसरे के पास कितना खला पैदा हो जाएगा। ये कन्वर्सेशन का ये बहुत बड़ा एक मसला है जो ये अभी जिसका जिक्र किया कि दो लोग जब आपस में ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं तो फिर वो मसाइल के बारे में बात नहीं करना चाहते और वो उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उस वक्त तक जब तक किसी और मसले की वजह से लड़ाई हो जाती है और फिर सारी पुरानी बातें, रनिंग ओल्ड टेप्स जिसे हम कहते हैं कि वो बहुत ही अहम नुक्ता मानी ने उठाया कि जब हम धमाका खेज़ माहौल में बातें करते हैं और जैसे तैसे करके किसी न किसी सोल्यूशन पर पहुंचते हैं और फिर हमारे दरमियान कुछ अरसे के लिए अच्छा दौर आता है तो उस दौरान हम ये दावत नहीं देना चाहते अपने आप को या दूसरों को कि फिर नए सिरे से हंगामा खेजी की जाए और हम बहुत दिन उसी तरह प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते। तो मैं समझता हूँ कि जिस मसले को हम कभी गुस्से में डिस्कस करते हैं उसी मसले को लाजिम है कि फिर हम बहुत प्यार मोहब्बत के माहौल में भी डिस्कस करें। एक तो यह है, एक इसकी करॉलरी है, इससे उलट यह है कि जिस मसले को हम प्यार मोहब्बत के माहौल में डिस्कस नहीं कर सकते फिर कम से कम उसको गुस्से के माहौल में भी बिल्कुल डिस्कस ना करें। तो ये मसला तो एडिक्ट्स के साथ भी आता है ना कि उनके घर वाले सोब्राइटी में उनसे बात करने के बजाय अंडर द इन्फ्लुएंस बात करते हैं हमेशा। जब भी वो अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं तो उनको सारे इसीलिए फिर एडिक्ट्स ये सीख भी लेते हैं कि अगर उन्हें कामयाबी से बात करनी है तो उन्हें अंडर इन्फ्लुएंस होना, एनर्जेटिक होना, उछल उछल के सख्त बातें करना, पुरानी बातों को जो है ढूंढ के लाना, ब्लेम करना, क्योंकि वो ये सीख लेते हैं कि ऐसा किए बगैर वो अपनी मर्ज़ी और मनमानी नहीं कर सकेंगे। इसी में एक बात अभी मेरे जहन में आ रही थी कि यकीनन जैसे आपने कहा कि आम तौर पर बातचीत के लिए इंतज़ार किया जाता है कि कोई नया मसला, गुस्से की कोई नई कैफियत, कोई नया धमाका होगा तो फिर बात करने की एक हिम्मत और वो एनर्जी जमा होती है। वजह कि एनर्जी गुस्से का बहुत अहम हिस्सा है। जब हम गुस्से में होते हैं हम बड़े एनर्जाइज्ड होते हैं और यानी हमने ये अज़ल से सीख रखा है कि बातें जमा करते करते जब हम गुस्से में आएंगे तो फिर हम अगली पिछली और बातों में हम फट पड़ेंगे
और वो जैसे पुराने ज़माने में असला होता था तो वो जब तक उसको धूप नहीं लगवाते थे वो चलता नहीं था, कहते थे तुप लग सी थे ठुसकर सी। उसमें मैं सर ये भी कह रहा था कि ये मामला तो अपनी जगह हैं, और आपने अभी सब लोगों ने बातचीत करते हुए इस तरफ इशारा भी किया कि रिश्ते नातों में भी कभी मुश्किल हालात, झगड़े, फसाद, इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन विलिंग वेज में काम करने के हवाले से ये भी है कि कुछ ख़ानदानों में या किसी ख़ानदान के जो एक बड़ा यूनिट होता है उसके किसी हिस्से में लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद ज़्यादा हो रहे होते हैं, किसी हिस्से में बातचीत ज़्यादा हो रही होती है। तो ये कौन से गवर्निंग फैक्टर्स हैं कि कुछ लोग या कुछ ख़ानदानों में बड़ी बातें, बड़े झगड़े, एक दूसरे को मार डालने की बात, फना कर देने की बात, ये ज़्यादा हो रही होती हैं? क्या ये चांस है या सब में एक जैसे झगड़े फसाद होते हैं, या मेरा ये इम्प्रेशन ठीक है कि कुछ लोगों में इसकी लाइक्लीहुड और इंसिडेंस ज़्यादा है? नूर साहब की बात से अगर मुझे मौका दें, मैं थोड़ा सा जोड़ के इन्हीं की बात को आगे लेके चलूँ कि ये जो बात इन्होंने ख़ानदान तक महदूद की है, मुल्कों के माबैन ये होता है कि अगर कोई मुल्क बहुत स्टेबल जा रहा है और दूसरा उसका हमसाया मुल्क है या ज़रा दूर मुल्क है, तो वो क्या करते हैं, इन्फ्रिंजमेंट और घुसपैठी और ऐसे लोग ले जाते हैं कि जो उनके किसी ख़ित्ते में जो थोड़ा सा एक लोगों के दरमियान अंदर एक फीलिंग ऑफ होती है, जो वो समझ रहे हैं कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, तो उसको हवा देते हैं ताकि वो मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाए। तो इस तरह की जो फीलिंग है ये और जगहों पे हवा दे के उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। देखिए, इसमें इंसानों में एक तो जीन्स जो है वो पसे पर्दा अपना किरदार अंजाम देने के लिए तड़प रही होती हैं, और जीन्स के साथ जो क्लोजली कनेक्टेड चीज़ है वो अकीदे, ये ख्याल हैं। जैसे कुछ कबीलों के अंदर कोई ख्याल होता है, जैसे बदला लेने का ख्याल, या वो प्राइड के साथ बात करते हैं। और ये जो ख़ानदानों में चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ ख़ानदानों में हंगामा आराई बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे जानते हैं कि जैसे आजकल शादियों का बड़ा सीज़न है लाहौर में, तो आप हर शादी में ये ज़रूर देखेंगे कि कुछ जो रिश्तेदार हैं वो रूठे होते हैं, और वो एक्चुअली इंतज़ार में होते हैं कि किसी का कोई मौका आए, किसी के घर में शादी आए रिश्तेदार के घर, और वो उस मौके पे रूठ जाए, और फिर उनको मनाने का एक प्रोसेस होता है, फिर उनके ना मानने का प्रोसेस है, फिर आखिरी वक्त तक कोशिशें जारी रहती हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होती है, और साइडों से भी कोशिशें हो रही होती हैं, बीच में बंदे डाले। आमतौर पर फूफियाँ कहते हैं ज़्यादा इस मौके पर नाराज़ होती हैं। वो कहते हैं दूसरे मुल्कों में लोग खुशियाँ मनाते हैं, तो हम खुशियों के मौके पे फूफियाँ मनाते हैं। तो ये जो चीज़ है, और फिर शादी जब आ जाती है तो फिर कुछ बंदों ने ये तहैया किया होता है कि देख रहे थे कौन नहीं आया, तो किसको पूछना है कि वो क्यों नहीं आया, यानी कोई एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस है। और वो कहता है अच्छा उन्होंने तबीयत ठीक नहीं, तो कहते हैं उनका खामद क्यों नहीं आया, कहते हैं उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, कहते हैं बड़ी सलाह करके तबीयत ख़राब की थी है। तो वैसे तो आप आसानी से बता सकते हैं, आप कहते हैं कि जी हाँ वो नाराज़ है, जो नहीं आया वो नाराज़ है। तो वो कहते हैं अच्छा क्या नाराज़गी, आप कहते हैं जी अपने किसी रिश्तेदार की नाराज़गी को मैं कैसे बाहर दूसरे लोगों को उसकी पीठ पीछे मैं कैसे बात करूं, तो चलिए आए इंजॉय करते हैं, शादी को इंजॉय करते हैं। अगर कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये लूज लूज है ना बेसिकली, कि जो शादी पे नहीं आया वो घर बैठा तड़प रहा है और वो रो भी रहा है, और जो शादी में शरीक हो रहे हैं तो उनका दिल उधर अटका हुआ है, उनके आंसू छलक रहे हैं कि हमारा कोई प्यारा बीच में नहीं आया। तो ये लूज लूज है, दोनों पार्टियां जो है नुकसान में चली गई हैं, और दोनों को उसका पता भी है, और वो सोच रहे हैं कि हम दोनों रूठ गए हैं तो मनाएगा कौन, जैसे कि हमारे आज के गाने का था। बात ये है कि अश्क कौन करेगा। मुझे तो ये ज़हन में आता है कि जब हम सुबह उठते हैं, जागते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं, तो तैयार होते हैं और ख़ुद अपना मुँह धोते हैं, मगर जब दो लोगों के माबैन झगड़ा हो जाता है तो कोई ये नहीं करता कि दूसरे का मुंह धो दे, दूसरे के को आंसू पहुँचते। हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत नच टप रहे हैं कि आप वक्फा ले लें, गिला शिकवा जो है वो बढ़ता रहता है। तो जनाब हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, और वक्फे के बाद ख़ास तौर पे मिस शुमाइला बतूल जो हैं वो सवाल करने के लिए मचल रही हैं, और उधर कुछ और भी लोग हैं जो सवाल करना चाहते हैं, सवाल उठाना चाहते हैं, मुद्दा उठाना चाहते हैं। सो ये सब कुछ होगा एक रैपिड फायर राउंड में राइट आफ्टर द ब्रेक। प्लीज स्टे विद अस। बड़ी तादाद जो पेशेंट्स की आती है इंडोर और आउटडोर, उनको
ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जैसे सेल्फ हार्म, डिलिबरेट सेल्फ हार्म, अपने आप को ईज़ा देना, और फिर हत्ता कि चलते चलते कुछ वो धमकियां देते हैं और कभी कभी वो खुदा न खास्ता ऐसी सुसाइडल आइडिएशन भी रखते हैं। हम इस प्रोग्राम को एक प्रीएम्बल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, वो इसको हम सही मानों में थ्रैश करेंगे और इसके तमाम जो पहलू हैं उनको और सॉल्यूशंस भी देंगे। जब कोई अपने मरने की बातें करता है तो इस बात को फिर संजीदगी से लेना चाहिए, अगरचे इस बात का शुबा कभी कभी लोगों को होता है कि ये महज तवज्जो हासिल करने के लिए या डराने के लिए ऐसा करता है। ये जहन में रखें कि ये एक नफ्सियाती बीमारी नहीं है, ये एक असाबी बीमारी है जिसे साइकेट्रिक इलनेस कहेंगे या सादा ज़बान में ब्रेन डिसऑर्डर कहेंगे, और इसका इब्तदाई इलाज कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स पे मबनी होगा, यानी अद्वियात, शफ़क़त के साथ बातचीत करना, अपने साथ का एहसास दिलाना और खुल के सवाल करना। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे आप अपने घर में रखते हुए हल कर सकें। इसके लिए आपको फौरी तौर पर माहिरीन यानी साइकेट्रिस्ट से रब्ता करने की ज़रूरत होती है। जब भी कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता है तो वो अपने आप को ख़तरे में डालता है, हत्ता कि इस गोरख धंधे में इंसान को फिर अपनी जान ख़त्म करने के ख्यालात आने लगते हैं। सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो बातचीत की स्किल है। ख़ुदकुशी, शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, और हम अगर अपने लाइफस्टाइल में सही तब्दीलियां ले आएँ बर वक्त, ये भांपते हुए कि हमारे अंदर जीन्स मौजूद हैं डायबिटीज़ की या शिज़ोफ्रेनिया की या बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो फिर हम इन जीन्स, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, और हम अगर अपने लाइफस्टाइल में सही तब्दीलियां ले आएँ बर वक्त, ये भांपते हुए कि हमारे अंदर जीन्स मौजूद हैं डायबिटीज़ की या शिज़ोफ्रेनिया की या बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो फिर हम इन जीन्स को बीट कर सकते हैं। वेलकम बैक। तो हमने जैसे कहा था कि कुछ लोग जो हैं वो सवाल करना ज़रूरी है, और सर मुझे एक बात याद आ गई, वो जीन्स की जो आप बात कर रहे थे, फिर उसके बाद मिस शुमाइला बिल्कुल तैयार रहें, हम आप ही की तरफ आने वाले हैं, एकदम करके आएंगे। ये जो जीन्स हैं सर, ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे देयर इज़ अ बुलेट, और जो इन्वायरमेंट है हमारी जो होता है वो ऐसे है जिस तरह गन। तो कोई भी जो चीज़ है, जो भी हमारा जिस प्रोपेंसिटी जो होती है, जो रुझान होता है, कुछ तो हमारे अंदर जेनेटिकली डीएनए में होता है, तो दैट इज़ लाइक अ बुलेट, बट जब उसको वो एनवायरनमेंट मिलती है, उस तरह का माहौल साजगार मिलता है, तो गन लोड हो जाती है, और फिर एक वाक़या होता है, एक इंसिडेंट होता है जिसमें लबलबी दबती है और डुज फायर हो जाता है। परफेक्ट। तो ये वाला हिसाब होता है, मगर फ़िलहाल मिस शुमाइला लबलबी दबाने का वक्त आ चुका है, और आपका वक्त शुरू होता है अब। सर मेरा सवाल, आपने जैसे कहा कि जज्बाती सेहत का होना, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इस तरह की गुफ्तगू में, या जिनको हम क्रूशल कॉन्वर्सेशंस कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही हमारे इमोशंस करते हैं। सो इस दौरान हमारे इमोशंस तो बहुत, जैसे खप रौला जिसको कहते हैं, मचा रहे होते हैं, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर हाल में, जैसे प्रोग्राम के शुरू में आपने कहा कि जब हम कोई गलत काम भी करते हैं तो हम अपने आप को मना ही लेते हैं, उसको जस्टिफाई कर ही लेते हैं। ऐसी सूरत में जज्बात को इन ऑर्डर रखने की ज़रूरत होती है, बट उस टाइम पर हमारा जो विजडम है, हमारी जो अकल है, वो हमारा साथ नहीं दे, तो घास चरने चली जाती है। होती नहीं, ये नहीं पता कहाँ जाती है। बात यह है कि हमें उस वक्त जबकि सबसे ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत होती है, तो समझदारी उसी वक्त गायब हो जाती है, और हमें बाद में याद आता है कि मुझे ये करना चाहिए था या मुझे वो करना चाहिए था। तो हमेशा जो हमारी ज़िंदगी में ऐसे एडवर्स इवेंट्स होते हैं, तो उनकी तैयारी थोड़ी पहले करके रखनी चाहिए, यानी प्रीएम्प्टिव या प्रोएक्टिव अप्रोच जिसको कहते हैं, क्योंकि हमें मसले रेपिटेटिवली दरपेश आते रहते हैं। यानी एक मसला होता है तो फिर वही मसला 2 दिन बाद होता है, डिफरेंट सिचुएशन होती है, डिफरेंट माहौल होता है, डिफरेंट बंदा होता है। तो जो हमें
किसी को भी देख के बाज़ औक़ात हम सबक सीखते हैं कि अच्छा ये इसने ऐसे किया है तो ये इससे गलत हुआ है, तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे ऐसे मौके पे। ये हमारी अनकॉन्शियस लर्निंग है। आप टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, ड्रामे देख रहे होते हैं, या न्यूज़ आइटम आता है तो कोई न्यूज़ अनफोल्ड होती है, कोई बंदा किसी बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस गया है और आप कहते हैं अच्छा अगर मुझे कभी ऐसा मौका आया तो मैं इस सिचुएशन में नहीं फंसूंगा और ये यूं कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं एक नया अल्टरनेटिव कोई तलाश कर लूँगा, कोई थर्ड ऑप्शन तलाश कर लूँगा। और हमेशा कोई थर्ड अल्टरनेटिव, कोई थर्ड ऑप्शन मौजूद होती है और अगर हम चाहें तो हम उसको ज़रूर अपना सकते हैं। अच्छा, अब पहले से अगर जो जनरल तैयारी करके आप रखना चाहते हैं तो वो यूँ कर सकते हैं कि अपने जो ख़यालात हैं उन पे काम करें, जिसमें हम एक कहते हैं कि जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं और वही चीज़ हम दूसरों के लिए पसंद करें, और हम एक मैच्योरिटी के साथ दूसरों के साथ डील करें। और हमें याद रखना चाहिए कि जैसे हमें दूसरों से कुछ ना कुछ निकलवाना होता है तो दूसरों ने भी हमसे कुछ ना कुछ निकलवाना होता है। और दुनिया में बेहतरीन तरीका यह है कि हम कोई ऐसा तरीक़ेकार समझ लें कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए और जो दूसरों को चाहिए वो दूसरों को मिल जाए, जिससे कि बेहतरीन ताल्लुकात की राह हमवार होती है। तो हमारी सोच जो होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो मुझे अच्छा लगता है तो वो दूसरे को भी अच्छा लगता होगा, जो मुझे बुरा लगता है वो दूसरे को भी बुरा लगता होगा। सो हम इस तरह का ख्याल रखें। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि वन मैन्स मील इज़ अनदर मैन्स पॉइजन, तो हमें उस पर भी थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत होती है कि एक चीज़ जिससे मुझे फ़ायदा होता है दूसरे बंदे को उस चीज़ से नुकसान होता है। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा नहीं भी होता और मैं चाहूँ तो मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो, और ऐसा बहुत सारी सिचुएशन में और बहुत सारे रिश्तों में ऐसा बहुत मुमकिन होता है। फिर मूड को जनरली सही रखना, मूड को शिकस्ता होने से बचाना। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि नींद को पूरा करके रखना चाहिए, ख़ास तौर पर जैसे डॉक्टर्स हैं जिनको एमरजेंसीज़ का भी सामना होता है, आधी रात को कॉल आ जाती है, उठ के अस्पताल जाना पड़ता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपनी नींद को माइनस में रखें। जैसे मेरी नींद 8 घंटे, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ 4-6 घंटे फालतू की नींद करके रखूँ, क्योंकि ये ज़हन बड़ा हिसाब रखता है, दिमाग में ये जमा तफरीक चलती रहती है। तो अगर मैंने नींद पूरी करके रखी हुई है, कुछ फालतू नींद भी की हुई है, तो बतौर डॉक्टर अगर मुझे आधी रात को जगाया जाएगा किसी सोल्यूशन के लिए तो मैं खुश दिली से जागूंगा। इसी तरह घरों में हमें किसी चपकलश का, किसी नुक्ताचीनी का, किसी मसले का सामना हो सकता है, तो हमें अपने इमोशंस को मुतमिन करके रखना चाहिए और मुतमिन करके ऊपर फिर मज़ीद कुछ उनमें इत्मीनान जमा करना चाहिए, ताकि कभी हमें थोड़ी सी चोट भी लग जाए, कोई दिल दुखा भी जाए, तो हम बहुत ज़्यादा ब्लीड ना करना शुरू कर दें। वो जो ब्लीडिंग से बचने के लिए जो बंदोबस्त है, इमोशनल स्टेबिलिटी अपनी बना के रखना, और ये विल पावर का मामला नहीं है। अगर हम कहेंगे जी मैं विल पावर के ज़रिए गुस्सा नहीं करूँगा और मैं काबू रखूँगा और मैं पी जाऊँगा गुस्से को और दूसरे को जितलाऊँगा नहीं, तो ये वो सही तरीका नहीं है, इससे आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे ऑन गोइंग काम जारी रखेंगे और आप अपने आप को इमोशनली भरपूर रखेंगे और थोड़ा बहुत आपके इमोशंस मजरूब भी हों, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। आपका बैंक अकाउंट अगर इमोशंस का, जज्बात का बहुत अच्छा है, तो अपनी जज्बाती कैफियत पे काम करने के लिए आपको अपने जिस्म पे काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दिमाग भी जिस्म है। माइंड है जिसे हम अलग समझते हैं, वो सॉफ्टवेयर है, हमारा ब्रेन जो है वो हार्डवेयर है, और ये जो ब्रेन है ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। लेकिन हम ब्रेन के ऊपर बराह रास्त काम नहीं कर सकते। हम ब्रेन पे काम करने के लिए हमें पूरे जिस्म पे काम करना पड़ता है, और ख़ास तौर पर अगर हम जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो ये पैरों से काम चलना शुरू करते हैं। जब आप, तो पैरों से सर्कुलेशन बढ़ना शुरू होती है और आपके दिमाग में भी आखिरकार सर्कुलेशन जब बढ़ती है तो ब्रेन बेहतर हालत में आता है। फिर न्यूट्रिशन सारे जिस्म में से होती हुई दिमाग में जाती है। फिर नींद जो है वो बराह रास्त दिमाग को फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ है। प्लस अगर आप के अकीदे ये बन जाएं
कि मैं इंसान हूँ और मुझे दूसरे इंसानों से काम पड़ेगा, खुसूसन फैमिली मेम्बर से तो हमें रोज़मर्रा काम पड़ता है। अगर हमें लगता है कि किसी के साथ रिश्ता नाता कता करके हम मुतमिन हो जाएंगे, तो पहले ये गलतफहमी दूर कर लें कि इंसान सोशल एनिमल है और वो भरपूर ज़िंदगी तभी गुजार सकता है जब दूसरों के साथ उसका मेल मिलाप हो। और इसके लिए वक्त से पहले ऐसा बंदोबस्त करके रखें। ये बहुत छोटी सी दुनिया है, घर तो उसमें और भी बहुत छोटा सा होता है। हर दूसरे दिन कॉरिडोर में या लिविंग रूम में आपका अपने घर वालों से सामना होगा, और अगर आपने ताल्लुकात ख़राब रखे हैं तो फिर आप कमरे में छुपे रहेंगे कि मेरा भाई चला जाए तो फिर मैं बाहर निकलूं, या मेरा कहीं आमना सामना ना हो जाए। लेकिन दिल है कि वो दुखता रहता है, पर दिल है कि वो मानता भी नहीं है, वो आगे बढ़ने के लिए भी हौसला नहीं देता। तो हमें थोड़े हौसले की भी ज़रूरत होती है, हिम्मत की ज़रूरत होती है, जिसे हम इमोशनल करेज कहते हैं। यानी इमोशनल करेज तब पैदा होती है जब हम असर्टिवनेस सीखते हैं, जब हम दिल के जज्बात ज़बान पे लाने की हिम्मत करते हैं, जब हम दूसरे से नुक्ताचीनी सुनने के लिए भी तैयार होते हैं। और ये तब होता है जब हमारी इज़्ज़त नफ्स महफूज होती है। सर एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं करना चाहूँगा, और उसमें मैं आहद जो हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहूँगा। जी आहद रेडी हैं? जी आहद माशाल्लाह बहुत, मैंने आहद में मैं कहूँगा कि मैंने बेहतरी देखी कि इन्होंने बात करना शुरू की तो इनकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आई। जब तक ये बात करने में मुश्किलात महसूस करते थे, इनको बड़े मसाइल थे, लेकिन मैंने देखा है कि अब ये अपनी बात कर लेते हैं। ज़बरदस्त, बात करेंगे तो बात बनेगी। आहद साहब, आपसे मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूँगा और आपने बताना है कि उस एक प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा, सिचुएशनल प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा। आपने बताना है कि उसके मुमकिन हल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। आप एक बहुत ही जो है ना दिन आपने गुजारा जिसमें आपने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया विलिंग वेज में, और आपने सब जो पेशेंट्स आ रहे थे उनकी खूब खिदमत की, उनको खूब कोऑर्डिनेट कराया, मुख्तलिफ काउंसलर्स के साथ आपने उनको, यू हैड अ वेरी गुड हार्ड वर्किंग डे। और अब आप उस दिन के बाद थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं। आपने कहा यार मैं किसी मसाज करने वाले के पास जाता हूँ, ठीक है। उसने आपका मसाज शुरू किया और साथ में आपकी पॉकेट मार ली, यानी कि आपका बटुआ भी साथ साफ कर गया। ऐसा आपको उसने दबाया, कंधे दबाए आपके, कि आप जो है ना नीम गनूदगी में चले गए और उसने आपकी पॉकेट मार ली। आप जब अपनी गाड़ी में बैठने से पहले उसको पेमेंट करने वाले थे, तो आपको एहसास हुआ कि भाई बटुआ तो मेरे पास है नहीं, मेरा तो सारा बटुआ गायब हो गया। अब आप करेंगे क्या? ये है सिचुएशन, प्रॉब्लम क्रिएट। व्हाट विल यू डू? दादा जिससे पॉकेट मारी आप उससे जाके बात करेंगे कि भाई आपने पॉकेट मारी है, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपको पता नहीं है ना, ये तो आपके नॉलेज में नहीं है कि आपको तो अभी आपको नहीं पता कि ये उसने किया है कि किसी और ने किया है। तो सबसे पहले आप उससे बात करेंगे या कुछ गौर करेंगे, क्या करेंगे, और उससे जाके कहेंगे क्या? मैं बन जाता हूँ सपोज, तो नहीं बहन मैं तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, तुसी मेरे ते शक कर दो, मैं तो तेरी खिदमत कर रहा सी, मैं तो खुद बंदा लगना, या कोई सीनियर हो उससे जाके बात करेंगे कि मेरे साथ ये इंसिडेंट आपके एरिया में या आपके जगह पे ये हुआ है मेरे साथ। ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, कंप्लेंट लिखवाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो उसकी मदद से आप वो वीडियो भी, लेकिन वो पुलिस ही आएगी, वो आपकी मदद करेगी इसका। जबरदस्त। क्या पुलिस पे एकदम चले जाएंगे या पहले अपने घर के किसी बुजुर्ग को इन्वॉल्व करेंगे, या टेलीफोन करके तो नदीम नूर साहब को कहेंगे कि मेरी मदद के लिए आ जाएं, यहाँ पे ये मसला पैदा हुआ है, कोई साथी की मदद भी लेंगे? पहले साथी की मदद लेना ज़्यादा बेहतर। अच्छा, कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस में लोगों का गोल जो है वो चीज़ को वापस एक्वायर करने के बजाय इंसल्ट करने पे हो जाता है, और वो मेन चीज़ से हट जाते हैं कि जो हमें अचीव करना है वो क्या है, कि जो चीज़ गुम गई है उसको वापस हासिल करना है। यहाँ वो बात हम कह सकते हैं कि हमें अपने तनाज़ात हल करने के लिए शाइस्ता गुफ्तगू के अलावा किसी दूसरी ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए। जैसे घूरने की ऑप्शन है, या धमकी देने की ऑप्शन है, या हाथापाई या मार कुटाई
या कोई ना कोई असला निकाल लेना। अगर सिर्फ शाइस्ता के अलावा कोई परवीन भी हो सकती है, नाजिया भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। मैं इसमें कुछ ऐड करते चलूँ, ये दिक्कत का वक्त होगा जब किसी को एहसास होगा कि उसके पास सुना इधर शाइस्ता की बजाय मैंने दानिस्ता अपना जी अच्छा। मैं मगर जब ये दिक्कत की बात कर रहे थे तो मैंने कहा इनको बात करने दूं वरना दिक्कत ना तारी हो जी जी। अच्छा, आप क्या कह रहे? सर सबसे पहले तो आई बिलीव कि हमें अपने मुश्किल मूड पर जो उस वक्त बिगड़ जाएगा और हमें जब अपने साथ किसी लॉस का या धौंस धांधली का एहसास होता है तो हमारा ही मूड हमारे हाथ से निकल पड़ता है और हमें वो एनर्जी और वो रैशनलाइजेशन मिलती है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी सख्ती कर सकते हैं। अमूमी तौर पे ऐसे मौक़ों पर यह भी देखा गया है कि पॉकेट तो किसी एक बंदे ने मारी होगी ना, पर उस एस्टेब्लिशमेंट में जितने भी लोग होते हैं वो सारे ही उस जद में आ जाते हैं और सबकी ही धुलाई और बेइज्जती का सामना। अच्छा, ये कई दफ़ा अच्छे भले हम होते हैं और अच्छे भले इंटरेक्शन में होते हैं, अच्छे भले ताल्लुकात में होते हैं, लेकिन सडनली हमें लगता है कि अब हमारा खप डालना तो बनता है। यानी वो मॉरल लाइसेंसिंग जो आ जाती है, कहीं हमारे अंदर वो खुद ब खुद ख्याल जो है करवटें लेता हुआ सामने आ जाता है कि अब वो सिचुएशन है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये इसकी गुंजाइश रखी होती है। यानी वो एम और परसेप्शन ये होता है कि अच्छा एंड पे ये भी हम करेंगे। देखिए, अगर किसी बंदे ने गन रखी हुई है तो वैसे उसने इस बहाने रखी हुई है कि वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेगा और उसको लगता है कि इसके इस्तेमाल का कभी मौका नहीं आएगा, ये मैंने वैसे एहतियातन रखी हुई है, या ये मुझे इससे ताकत महसूस होती है, या ये खूबसूरत लगती है। मुल्कों में जो एटॉमिक आर्सनल्स होते हैं वो कहते हैं ये डेटरेंट्स। अच्छा, ये डेटरेंट्स के तौर पर जो चीज़ हमने रखी होती है, इसके इस्तेमाल का इम्कान कभी ना कभी ज़रूर पैदा हो जाता है। आप देखें कि कोई असला इंसान ने जो बनाया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो असला चलाया ना हो। या इंसानों ने अगर कोई गन्स रखी हुई हैं तो इसका मतलब है कि किसी न किसी तरह वो ये ज़हन में यकीन रखते हैं कि ऐसी सिचुएशन कोई ना कोई होती है जिसमें दूसरे इंसान की जान ली जा सकती है। क्या नहीं होती? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती जिसमें आप दूसरे इंसान की जान लेने के बारे में पहले से तय कर बैठे। सर, अभी तो आपने मॉरल लाइसेंसिंग की बात की, कभी मजहब के नाम पे ऐसा कर लेते हैं, कभी जो है वो कोई भी कानून के नाम पे कर लेते हैं। दुनिया के अभी भी बेशतर ममालिक में जो सजाए मौत है वो कानून के साए तले, जो एग्जीक्यूशन होती है कानून के साए तले होती है। और जो आप माजी में पीछे चलते जाएं तो जान की तो कोई कीमत ही नहीं थी। कोई ज़माना था कि एक लड़की से शादी के दो ख्वाहिशमंद होते थे तो लड़की से पूछते थे कि तुम फैसला कर दो, कहते अच्छा आपस में लड़ लो, जो बच गया उससे मैं शादी कर लूँगी। अच्छा सर, वो तो ठीक है बात। सर मैं अर्ज करने लगा हूँ कि वो रोमन ग्लैडिएटर्स जो थे ना, वो उनको आपस में लड़ा देते थे, तो उनमें से जो भी बेचारा बचता था लोग बड़ी तालियां पीटते थे। फिर ख़वातीन के साथ जब शादी का सिलसिला चला तो उन्होंने कहा कि चलो एक दूसरे से लड़ लो, जो बच गया उसको शेरनी के आगे डाल देंगे। तो सर वो एक अलग बात है। खैर, मगर मैं जो अर्ज़ कर रहा था वो ये नहीं थी बात सर। मैं ये कह रहा था कि अमन की जो आशा है और जो कोशिश है उसमें तुल जाना कि आज अपने प्यारे के साथ, क्योंकि उनके साथ एक उनकी जो दूरी है या उनकी जो नाराज़गी है वो बर्दाश्त नहीं होती, तो अभी इसको ठीक करके जाना है। ये सोच मसले को फौरी हल कर, ये लूज विन है। जैसे कि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी खैर है, ये मेरी बीवी या खामद या वालदैन या औलाद, ये इनका कुछ मकसद हल हो जाए, इनको मेरी खैर है, ये खुश हो जाएं, तो वो डोर मैट बन जाने वाली पॉलिसी जो है, तो ऐसे बंदे से भी कोई खुश नहीं होता। क्योंकि लोग जो हैं वो हल मिन मज़ीद के कायल हैं कि अगर आज तुमने ये कुर्बानी दी है तो कल फिर और ज़्यादा कुर्बानी दो, वरना पिछली कुर्बानी की जो शिद्दत है वो अब मुझे कायल नहीं करेगी या मुतासर नहीं करेगी। हम लोगों को ख़ुद बाज़ औक़ात सिखाते हैं कि हाँ तुम हमारे साथ बुरा सलूक कर सकते हो
क्योंकि जब वो हमारे साथ कोई बुरा सलूक करते हैं तो हम उन्हें कोई रिवॉर्ड कर देते हैं, कोई पे ऑफ होता है जो कि वो चाह रहे होते हैं, जिसके वो नारे लगा रहे होते हैं, तो हम वो जब कर गुजरते हैं तो इससे उनका जो है रिवॉर्ड का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और वो दोबारा फिर वही चीज़ करना चाहेंगे, क्योंकि अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली जिन चीज़ों का कोई पे ऑफ होता है वो हम चीज़ें ज़्यादा करते हैं और जिन चीज़ों से कोई तकलीफ़ पहुंचती है वो हम कम करते हैं। कई दफ़ा हम जैसे हम एडिक्ट्स के मामले में देखते हैं कि उनकी तकलीफ़ों को माँ बाप अपने कंधों पे उठा लेते हैं और वो तकलीफ़ें अगर वो मरीज़ ख़ुद महसूस करता, एक्सपीरियंस करता, तो वो फ़ैसला कर सकता था नशा छोड़ने का, लेकिन तकलीफ़ें माँ बाप को पहुँच रही हैं और मज़ा मरीज़ को पहुँच रहा है, तो नेट रिज़ल्ट यही होगा कि वो नशा जारी रखना चाहेगा। हाँ, अगर वो कभी नशा छोड़ने की बात करेगा तो वो फ्यूचर टेंस में करेगा, वो कभी हेयर एंड नाउ की बात नहीं करेगा, वो समझेगा कि अभी तो बहुत साल पड़े हैं, अभी तो फलां के हालात मुझसे बहुत ज़्यादा बुरे हैं, मेरे तो हालात को बुरे है ही नहीं, और मैं तो वैसे भी ज़्यादा नशा नहीं करता, वो फलां ज़्यादा करता है, तो या वो कहते हैं मैं नशा घटा रहा हूँ, मतलब कर करके घटा रहा हूँ। सर आज का लेवल का नहीं कर अच्छा, उसमें ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो हम किसी भी मामले में देखते हैं कि अगर हमारे को फैमिली मेम्बर हैं या वर्क प्लेस पे लोग हैं जिनके साथ हम काम करते हैं या सोसाइटी में लोग हैं, तो कई दफ़ा हमने ये भी देखा है कि किसी को तकलीफ़ दे के लोग खुश होते हैं, जैसे कहते हैं कि मैं इतनी तकलीफ़ दूंगा कि इनकी चीखें निकलेंगी। तो कई लोग जो हैं इस पे, ये वो लोग हैं जो कि विन विन में बिलीव नहीं रखते, किसी को आप लेबल कर देते हैं बुरा किसी लिहाज से और अपने आप को अच्छा लेबल करते हैं, यानी दूसरा विलन है और मैं हीरो हूँ, और ये जो विलन स्टोरी है और हीरो स्टोरी है और विक्टिम स्टोरी है, इससे घरों में, अदारों में और माशरों में बेहतरी पैदा नहीं होती। माशरों में बेहतरी पैदा होती है कि जब हम सोचते हैं कि अगर मेरा भला हो, दूसरों का भला हो, जिसे हम कहते हैं विन विन, तो इससे बेहतरी पैदा होती है। और अगर हम दोनों का भला नहीं हो सकता तो फिर हम अभी इंतज़ार कर सकते हैं और डील नहीं करते, यानी विन विन और नो डील, यानी या तो मेरा भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, या फिर हम इस मामले को पेंडिंग रखते हैं अगर उससे किसी का नुकसान ना हो। सर आपने जो पीछे बात की ना कि आपका जो आखिरी यानी बैक ऑफ द माइंड आपका होता ही है, जैसे हथियार यूज़ करने की बात आपने की, यहाँ पर फैमिलीज़ को भी जब हम कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे होते हैं और पेशेंट को भी, लेकिन समटाइम हम नोट करते हैं उनका बैक ऑफ द माइंड पुराने पैटर्न्स ही होते हैं, वो हैबिचुअल पैटर्न होते हैं ना। वो जैसे पहाड़ों से जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी नीचे आता है, तो हर दफ़ा जब पानी वहाँ से गुज़रता है तो वो रास्ते, वो गुज़रगाहें वो ज़्यादा पक्की बन जाते हैं। तो हमारे दिमाग में भी जो ख़यालात गुज़रते हैं, वो जहाँ उनकी गुज़रगाहें हैं, वो ख़यालात वहाँ ज़्यादा अच्छी तरह पत्थर पे लकीर हो जाते हैं और नई लर्निंग एकदम से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और जब भी मौका आता है, यानी वक्त जहाद आता है, तो हम सीधे जा गिरते हैं और हम कामयाबी से आगे फिर नहीं बढ़ते। तो हमें थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, अपने जहन में दोहराने की ज़रूरत होती है, विजुलाइज़ करने की ज़रूरत होती है, अपने नए बिहेवियर्स को हमें जहन में दोहराने की ज़रूरत होती है। तो फिर हम अपने नए बिहेवियर्स को ज़्यादा अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और अगर शुरू में एक आध दफ़ा, दो चार दफ़ा हम कामयाब नहीं होते तो कोई इतना अपने आप को हार्शली जज करने की ज़रूरत नहीं। हम फिर कोशिश करके एक दफ़ा फिर नए सिरे से कमर कर सकते हैं। अगर जैसे कि लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं तो कई दिन से वो भूखे प्यासे चल रहे होते हैं, तो एक दिन वो को गलती से कोई बदपरहेज़ी कर लेते हैं, पराठे मटन कढ़ाई फिर शुरू हो जाता है, तो वो कहते हैं छड्डो जी अब क्या करना है, तो अब लगे रहो। तो फिर काफ़ी दिन वो जो है उसी दलदल में रहते हैं। हालांकि हमें फ़ौरन कपड़े झाड़ के उठ खड़े होना चाहिए और कमर बस्ता हो जाना चाहिए कि हम बेहतरी की तरफ चलना शुरू कर दें। और इसकी जो प्रैक्टिस है वो हमें ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो कि कमज़ोर हैं, यानी हम अमूमन कमज़ोरों के साथ अपने रवैयों को बहुत ख़राब रखते हैं और तगड़े लोगों के साथ हम रवैयों को अच्छा रखते हैं। वैसे कहते हैं कि गुस्सा अंधा होता है, लेकिन मेरा ख्याल है गुस्से की भी आंखें होती हैं।
इजाज़ भाई, कभी किसी बॉक्सर से हुई आपकी लड़ाई वगैरह सर? ना सर जी, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पेशेंट्स अक्सर कहते हैं गुस्सा बड़ा सियाना होता है। हाँ, गुस्सा बहुत सियाना होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये आंखें जहां हमारी खुल जाती हैं जब कोई हमसे तगड़ा होता है, तो वहां हम क्यों आंखें मूंद लेते हैं जब हमसे कोई कमज़ोर होता है? क्योंकि जब हम अपने से कमज़ोर के साथ बुरे रवैये करते हैं और फातिहे की तरह कदम बढ़ाते हुए आगे निकल जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत जीत गए हैं। लेकिन ये रवैये जब हमारी आदत बन जाते हैं तो फिर हम इन रवैयों को तगड़ी जगहों पे जब कभी गलती से आजमाते हैं तो हम बहुत नुकसान उठाते हैं। हमारे इन्हीं चीज़ों से घर टूटते हैं, इन्हीं चीज़ों से हमारे कामकाज की जगह पे फसाद पैदा होता है, इन्हीं चीज़ों से मुआशरे में फसाद पैदा होता है। कई दफ़ा हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, दूसरा बहुत बुरा है, और ये चीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए हम शोर शराबा करते हैं। लेकिन इस दौरान हमारी ज़िंदगी, हमारा माहौल मफलूज हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और तमाम शुरका का, अहद आपका, आमना साहिबा आपका, नदीम नूर साहब, मानी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया शुमाइला, आमिर, और अभी आपकी तरफ तो हमने आना है क्लोजिंग में मिस नादिया शेख और असद। सर, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को रैप अप करें, ये जो आपने फरमाया पूरा प्रोग्राम जो है उसका ख़ुलासा यूँ समझ लीजिए कि जब प्रॉब्लम आ जाए, जो कि आनी ही आनी है, ये हमारी ज़िंदगी जो इस वर्ल्ड में है, जो इसको रेयर्स पे उसके सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, प्रॉब्लम्स आनी है, तो एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम ख़ुद से ना खड़ी कर लें, ख़ुद से उसको जो है ना हवा ना दें। तो आपने ये कहा कि हमेशा जो बेस्ट सोल्यूशन है वो विन विन है। विन विन क्या होता है, विन लूज़ क्या होता है, लूज़ विन क्या होता है, और डेडलॉक क्या होता है, और लूज़ लूज़ क्या होता है? देखिए, विन विन ये है कि मैं भी खुश घर जाऊं और आप भी खुश घर जाएं। विन लूज़ ये है कि मैं तो जीत के जाऊं और आप हार के जाएं, और आप अपने जहन में रंज की परवरिश करते रहें। लूज़ विन ये है कि मैं कहूँगा अच्छा आजाद भाई आप जीत जाएं, मेरी खैर है, मैं अपने आप को शहीद वफा, कुर्बानी का पुतला और पता नहीं क्या क्या महान हस्ती समझ के तो अपना गुजारा कर लो। तो इससे आपके अंदर भी एक कदूरत पैदा होगी? कदूरत पैदा नहीं होगी, मजलूमियत का एक तासर पैदा होगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं देखूंगा कि मैं कितना भी कुर्बानियाँ दूँ, गिद्दो पेश के लोग जो हैं कहेंगे कुछ और कुर्बानी चाहिए। रिजेंटमेंट सर बहुत बन जाती है, रिजेंटमेंट्स जो है बढ़ती रहती है, और ऐसे लोगों को अमूमन फिर प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं जो रिजेंटमेंट्स में रहते हैं, उनके अंदर ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जो तादेर चलती रहती हैं, दायमी तकलीफ़ देती रहती हैं। तो ये जो हमें महानता है, जो अपने अंदर महान हस्ती बनने का जो तस्वर है कि मैं ही इसका हरनू चुक के रखा है, वैसे घर में कोई ना कोई खातून या बुज़ुर्ग होते हैं कि जिनको बड़ा होता है कि मैंने ही सबको बहुत संभाल के रखा हुआ है, और ये वो जो बंदा या खातून, हाँ, और ये होती है, ये बहुत ही ओवरवेट खातून होती हैं जिनके घुटने रह गए होते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ अंदर से जोश मार रहा होता है, और वो बैठ के उठती हैं तो कहती है हाय, और उठ के बैठती हैं तो फिर हाय, और कोई कहता है कि मतलब आप आराम कर ले, तो नहीं मैं आराम नहीं कर सकती, फिर वो कहती हैं हो हाय। तो लूज लूज में क्या हम तो डूबे सनम तुमको भी ले? लूज लूज में वो ये है कि यानी आप अपनी जिसको कहते हैं ना जिद ब्याह लेते हैं, लेकिन आपको फायदा कोई नहीं होता। तो आपने ब्याह नहीं है तो दुल्हन में है, जिद क्यों भी आते हैं? और शादी के एग्जांपल जो लोग नाराज हो जाते हैं शादियों पे, तो वो लूज लूज मतलब लूज लूज ये है कि जिसमें दोनों पार्टियां आखिर में लड़ भिड़ के, जैसे मियाँ बीवी के दरमियान जब भी झगड़ा होगा वो लूज लूज होगा, क्योंकि शादी सस्पेंड हो जाती है। जब मियाँ बीवी झगड़ते हैं तो शादी सस्पेंड हो जाती है, शादी का जो बुनियादी मकसद है वो रुक जाता है, और बहुत दफ़ा तो बहुत अरसे तक शादियाँ ऐसे ही वेंटिलेटर पे रहती हैं, और बाज़ औक़ात शादियाँ मर जाती हैं और लोग उन्हें दफनाते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि ये ज़िंदा है, जैसे कई दफ़ा डिनाइल में होता है ना बंदा कि नहीं डॉक्टर साहब ये ज़िंदा है, नब्ज़ चल रही है। तो इस तरह पे जो हाँ, तो ये जो बुनियादी जो बातचीत हमने की उसमें नज़रिया है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बातचीत करना ज़रूर सीख लें। अगर आप बोल सकते हैं तो इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि आप बातचीत कर सकते हैं। आप देखिए कि जो बातचीत करने के माहिर होते हैं, जैसे टेलीविज़न के एंकर्स हैं, देखिए 50-50 लाख रुपए उनकी तनख्वाही होती है,
और वो महज बातें करके तो चले जाते हैं, और वो भी हफ्ते में 3-4 दिन। तो दुनिया में जितने लोग भी आपको मुआशी तौर पर ज़्यादा स्टेबल नज़र आते हैं, इज़्ज़त का मकाम पाते हैं, तो आप उनमें एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, वो अच्छी बातचीत करते हैं, जिन्होंने कहते हैं ना गल्लां दा खट्टिया खांदे। तो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गल्लां दा खट्टिया खाते हैं, तो आप क्यों नहीं अपनी बातों से कुछ कर सकते? और अगर आप उमूमी बातचीत कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बातचीत आती है। हमेशा बातचीत का स्टूडेंट रहना, एक तालिब इल्माना सी जिद्दोजहद करना कि रोज़ाना कुछ नए अल्फाज सीखने चाहिए, रोज़ाना कुछ अच्छे फ़िक्रे जहन में बनाने चाहिए जो बवक्त ज़रूरत आप बोल सकें या कह सकें। आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कौन सा फ़िक्रा कब आपके काम आया था, तो उसको आप दोहराते रहें। आपको याद रखना चाहिए कि कौन से फ़िक्रे ने आपको आखिरकार नदामत का शिकार किया था, तो अपने दिल में उसको मिटा देना चाहिए। सो बातचीत, गुफ्तगू, फ़िक्रे, ग्रामर और लफ्ज़ों की बंदिश और उसमें मुर्कियाँ और उसमें फिर जगह लेना, ये सारी बात है जो आपकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी बना सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा और प्रोग्राम में आगे हम काफ़ी आगे। मुझे फिर भी ये जाते जाते प्लेइंग फॉर द गैलरी, कई दफ़ा हम बातचीत करते हैं प्लेइंग फॉर द गैलरी, और बड़े बड़े दिमाग और बड़े बड़े ज़हीन लोग जिनको बड़े वोट्स भी मिले होते हैं, दे आर प्लेइंग फॉर द गैलरी। और वो जो बातचीत करते हैं वो दिल जीतने के लिए नहीं करते, बल्कि दिलों के ऊपर निशानाबाजी करने के लिए करते हैं। दिलों को ज़ख्मी करना, मैं समझता हूँ कि ये उस बंदे को भी कभी भी पुरसुकून नहीं रखता जो ये शुगल अपनाता है। असल बात यह है कि आप दिल जीतें, कि दुनिया में जो एसेट हैं वो असल में दिलों से बनते हैं, और मुआशी ज़रूरियात रुपए पैसे से जैसे पूरी होती है, तो ज़हनी आसूदगी दिल जीतने से पूरी होती है। कि क्या हम रात को सोने से पहले ये सोच सकते हैं कि आज हमने किसी का दिल जीता? और मैं आपको बताऊं कि लोगों का दिल जीतने के लिए आपको कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी एक मुस्कुराहट और आपके चेहरे के कुछ अच्छे तासुरात दूसरों का दिन बना सकते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ़ आपके एक नज़र के मुंतज़र होते हैं कि आप उन पे मोहब्बत की नज़र डालें और उनके करीब से गुजर जाएं, तो वो कितनी देर उसके नशे में सरशार रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त। आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेने से पहले हम आपको याद दिलाएंगे कि कभी अपनी खिड़की से बाहर इस मौसम में, जो आपको मौसम नज़र आ रहा है उसमें नहीं, ये बर्फ़बारी का मौसम है, मगर ऐसे मौसम भी होते हैं जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं रात के वक्त, तो आपको एक चांद नज़र आता है, एक कमर नज़र आता है, और वही सामने वाले घर में अगर नज़र आ रहा है तो अपनी खैर मना लीजिए। मार खाना लिया गला नहीं कर। अगर सामने वाले घर में नज़र आ रहा है तो जो है हमारे क्या कहते हैं वो रुएते हलाल कमेटी से पूछिए कि उन्होंने दूरबीन कहाँ लगाई हुई है, कौन से चांद पे सेट की हुई है। मगर हम इस वक्त रश्क कमर की बात कर रहे हैं, जिससे पहली नज़र मिलाते ही मज़ा आ जाता है। तो आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। मिस नादिया शेख का ये गाना एंजॉय कीजिए और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह करे 2019 आपके लिए खुशियों की, शादमानी की नवीद लेकर आए। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरकसे गिर गई काम ही कर गई, बरकसे गिर गई काम ही कर गई। आग ऐसे लगाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली
जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई काम ही कर गई, बरक सी गिर गई काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर। बेहिजाबाना वो सामने आ गए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए। और जवानी जवानी से टकरा गई, आँख उनकी लड़ियों मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ियों मेरी आँख से। आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई काम ही कर गई, बरक सी गिर गई काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर। जब नजर से